रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कि आप सब आज जुड़ पाएँ। मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्किल एक ऐसी जगह है एकेडमिया और फील्ड के बीच में जहाँ हम बोल चाल की लैंग्वेज में ऐसी ज़ुबान में जिससे आसानी से सब समझ पाएँ, ऐसी बातें करें, ऐसे आइडियाज़ डिस्कस करें, खुलकर बिना झिझक, जो अक्सर ये स्पेस नहीं मिल पाता है। सबसे पहला सेशन हम लोग ने कास्ट पे रखा था, जात पे, और उस पे बात करना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ पे चर्चा हुई थी। फिर हमने इस पे ये रखा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जो हिंदू कौम परस्ती है उसका नफ्सियाती असर किस हिसाब से पड़ता है, और ये सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे यूट्यूब वीडियोस में हैं ऑलरेडी, अगर आप चाहें तो दिस कैन बी गिवन। उसके ऊपर एक डिस्कशन सेक्युलरिज्म पे हुआ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों का रद्द अमल। फिर ये हुआ था कि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम एज मुस्लिम विमेन हम लोग को लिखना भी चाहिए, तो एक वर्कशॉप हुआ था कि किस हिसाब से वी कैन राइट एज मुस्लिम विमेन। उसके बाद मजहबी तब्दीली में जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, उसके इर्द गिर्द एक डिस्कशन रहा है, और एक बहुत ही बेहतरीन सेशन हुआ था कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ को समझने की और उसमें बदलाव लाने की और अपने आप को इस सिचुएशन से हटाने की। फिर एक लीगल पर्सपेक्टिव पे सेशन था कि जो अभी प्रेजेंट लॉज हैं जो औरतों के लिए हैं, उसमें मुसलमान औरतें कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं, एंड देन मेंटल हेल्थ को समझना ज़रूरी क्यों है। लास्ट सेशन इस पे था। आज के सेशन जो है उसका टॉपिक है द क्यूरियस केस ऑफ द इंडियन मुस्लिम, असेसिंग रीडेफिनिशंस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। मुअस्सिर हिंदुस्तान में तारीफों का असर नाव जायज़ा लेना, एक बार फिर से जायज़ा लेना। हमारी जो स्पीकर है वो बहुत ही अकम्पलिश्ड हैं, वो प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की। उनका जो रिसर्च है वो इंडियन मुसलमान की शनाख्त, आइडेंटिटी और उसके इर्द गिर्द जो सियासत चल रही है उस पर है। मैं इस पर ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करूँगी क्योंकि हमारा आइडिया ये है कि द स्पीकर इटसेल्फ वो अपने टॉपिक को खुद चूज़ भी करती हैं और खुद डिफ़ाइन भी करती हैं, बट मैं ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनका कि उन्होंने इस मौके को इसको कबूल किया और सेशन को भी प्लान आउट किया। सो थैंक यू सो मच हिबा फॉर जॉइनिंग इन। द फ्लोर इज़ योर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और ये स्पेस क्रिएट करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक बहुत अनयूजुअल चीज़ होने वाली है कि अक्सर मैंने जब भी अपनी रिसर्च के बारे में बात की है, अक्सर क्या बल्कि हमेशा ही एकेडमिक सर्कल्स में बात की है, एकेडमिक सेटिंग में बात की है, जहाँ पे ये होता है कि जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बताएं ताकि उनको लगे कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। अब यहाँ पर ये है कि हम कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को भी, मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं बहुत ज़्यादा सिंपल करूँ, तो जो मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में बनाए हैं, और मैं बोलते हुए भी कोशिश करूँगी कि टेक्निकल टर्म्स और जार्गन्स का इस्तेमाल ना करूँ। फिर भी अगर कहीं स्लिप हो जाऊँ क्योंकि आदत वही है, तो आप प्लीज़ चैट में लिख दें और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन इश्यूज़ को डिस्कस करूँ। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और फिर हम जल्दी से शुरुआत कर देते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान का क्यूरियस केस, क्योंकि ये आइडिया अभी भी सब में है कि समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तानी मुसलमान के दिमाग में चलता क्या है, वो हिंदुस्तान के बारे में सोचता क्या है। इनफैक्ट कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि अपने मजहब को हमें ऊपर रखना है, हिंदुस्तान को हमें कितनी वैल्यू देनी है, कितना ज़्यादा हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारी इंडियन आइडेंटिटी मुसलमान आइडेंटिटी के ऊपर। तो खैर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी थी अपने थीसिस में। ओके, तो जब इंडियन मुस्लिम को देखने की बात आती है तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में ये था कि मैं किसको देखूं जो कि इंडियन मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव हो, किसको देखकर मैं जो ये रिसर्च करूं कि ठीक है इंडियन मुसलमान इस तरीके का होता है, वो इस तरीके से बिहेव करता है जब कोई सिचुएशन आती है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल था क्योंकि इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी लाइक एनी अदर कम्युनिटी, बाकी किसी भी कम्युनिटी की तरह एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है। मतलब कि यहाँ पे सब लोग एक जैसे नहीं हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, बहुत सारे आउटलुक्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन हैं इस ग्रुप के अंदर ही। लेकिन देखने के लिए फिर भी मुझे नैरो डाउन करना ज़रूरी था कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, क्या देखने वाली हूँ।
तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ मेमोआज उठाऊंगी। अब जब मैंने मेमोआज डिसाइड किया कि मैं पढ़ूंगी ये देखने के लिए कि इंडियन मुस्लिम्स ने खुद को कैसे डिफाइन किया है ओवर द इयर्स, एक लंबे पीरियड के थ्रू खुद को कैसे डेफिनेशन अपनी चेंज करी हैं, तो वो मिडिल और अपर क्लास मुस्लिम्स की लिखी हुई किताबें थी, जो कि किताब हर कोई लिख नहीं सकता है, और वो एक प्रिविलेज फैक्टर फिर वहां पर आ जाता है कि मुसलमानों में भी वेरिंग डिग्रीज ऑफ प्रिविलेज है। जो लोग असल में एंटी मुस्लिम वायलेंस को फेस करते हैं, जो कि उससे गुजरते हैं, वो लोग शायद कभी बयान कर ही नहीं पाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या। जो लोग कंफर्टेबल कमरों में बैठकर बयान कर रहे हैं, वो कभी उससे गुजरेंगे नहीं। तो फिर ये क्लास और कास्ट डिवाइड जो मुस्लिम सोसाइटी में है, इसका क्वेश्चन भी बहुत सिग्निफिकेंटली बाहर आया। तो मैंने फिर कुछ सर्वेज उठाए जिसमें लोअर क्लास मुस्लिम जो कि वायलेंस फेस कर रहे हैं, उन्होंने खुद की किताबें तो नहीं लिखी, पर जिन सर्वेज में उनसे सवाल किए जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि आपने अपनी रियल लाइफ में किस तरह उसके बाद अपने आप को बदला, किस तरह आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हुए। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने रिसर्च किया था। अब मेमोज में मुझे ये पता चला कि नोस्टैल्जिया एक ऐसा आइडिया है जो उन सारे मेमोज में एकदम सेम तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मतलब वो सारे मेमोज स्टार्ट होते हैं ये डिस्कस करते हुए कि हिंदुस्तान जब एक शुरुआत जब हुई, तो एक बहुत ही सेक्युलर और खूबसूरत सिंक्रेटिक मुल्क था, जहाँ पे एक शेयर्ड कल्चर था, सब आपस में राजी खुशी रहते थे, सब बहुत अच्छा था। लेकिन शायद ये जो इन्वायरमेंट है ये हर किसी के लिए सेम नहीं था। शायद ये इन्वायरमेंट अपर क्लास मुसलमानों के लिए इस तरीके का था कि वो एक सेक्युलर लाइफ जी पा रहे थे बाकी हिंदुओं के साथ, कि वो लोग साड़ियाँ पहन रहे हैं या फिर मिलकर अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनफैक्ट इन मेमोआज में कुछ इस तरह के सॉन्ग्स भी लिखे हुए हैं कि वो लोग गाते थे कि जब उनके घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी तो मुसलमान घरों में ये गीत गाए जाते थे कि अल्लाह मियाँ हमारी भाभी को दियो नंद लाल। तो मतलब वो इतना ज्यादा सेक्युलर उनकी लाइफ थी। और वो लोग, ये जो अपर क्लास मुस्लिम्स हैं, इनके मार्कर्स ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी बहुत सटल हुआ करते थे। मतलब कि इस तरीके के जो कि हिंदूज को नॉन थ्रेटनिंग लगे, हिंदू जो है अटैक ना फील करे। इनफैक्ट यही लैंग्वेज उसमें यूज करी गई है कि हम अदाब कहा करते थे, ताकि हिंदुओं को ऐसा ना लगे कि हम जो है अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो उनको उनको अनकंफर्टेबल फील ना हो। फिर खुदा हाफिज लोगों ने जब कहना शुरू किया तो वो भी थोड़ा सटल था। इनफैक्ट एक मेमोआ में ये कहा गया है कि जब खुदा हाफिज से ट्रांजिशन होके लोगों ने अल्लाह हाफिज कहना शुरू कर दिया, तो वो खुद जो राइडर हैं उस किताब की, वो खुद इस चीज़ को अटैक करती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हमें अल्लाह हाफिज कहने की क्या ज़रूरत है, हमें खुदा हाफिज कहना चाहिए। अब मैं इस चीज़ के साथ अग्री नहीं करती हूँ। बहरहाल हो सकता है कुछ लोग करते हों, ये हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मुसलमानों ने इस तरह खुद को ढाला है हिंदुस्तान में एक्सेप्टेंस पाने के लिए। अ, मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी करंट जनरेशन है, ये उस पुरानी जनरेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अब हम अनअपोलोजेटिकली, बिना किसी से डरे, बिना ये सोचे कि हमें हिंदुओं को खुश करना है, अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हैं। हम और तेजी से अपनी आइडेंटिटी की तरफ वापस आ रहे हैं। तो जो मार्कर्स ऑफ हमारी आइडेंटिटी हैं, हम उनको मिटने नहीं देना चाहते, हम उनको अपहोल्ड करके अपनी लिबरेशन की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज जो इन मेमोआज में थी, जो कि फिर मेरी रिसर्च का डिफाइनिंग पॉइंट भी बन गया, कि बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिशन हुआ, तो वो उस वक्त के मुसलमानों की जिंदगियों का भी एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि सडनली उनकी मुस्लिम आइडेंटिटीज जो है एकदम ऊपर उठकर आ गई थी, उनके वर्क स्पेसेस में, उनके एकेडमिक स्पेसेस में। जहाँ पे पहले वो बस एक इंडिविजुअल थे, उसके बाद उनको मुसलमान होने के तौर पर देखा जाने लगा। तो जो लोग मुसलमान की तरह दिखते नहीं थे, उनसे ये कहा जाता था कि अरे तुम मुसलमान जैसे नहीं लगते हो, तो तुम उनसे अलग हो, तुम उनसे बेहतर हो, जो कि दूसरे मुसलमान हैं जिनसे हम डरते हैं और जिनसे हम नफरत करते हैं बेसिकली। और जो मुसलमान की तरह दिखता था, उसकी हिंदुस्तान के मेन सर्कल में एक्सेप्टेंस और कम होने लग गई। सीमा मुस्तफा अपने चैप्टर ग्लो टू सेक्युलर इंडिया में बाबरी मस्जिद के एपिसोड को बिटर लैंडमार्क
इन द हिस्ट्री ऑफ सेक्युलर इंडिया बोलती हैं, जिसका मतलब है कि एक धब्बा हिंदुस्तान की तारीख पे ये पड़ा था। सईद नकवी कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ये शौक था बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि जिस हिंदुस्तान में वादा किया गया था कि उनको भी बाइज़र शहरी होने का दर्जा दिया जाएगा, वहां पर एक स्टेट सैंक्शन वायलेंस जो है उनके खिलाफ की गई है। तो जो सेक्युलरिज्म का ढोंग था वो बिखर गया, और सईद नकवी कहते हैं कि उनको ऐसा लगा जैसे उनको धोखा दिया गया है। अब इन मेमोइर्स के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि कैसे जो शेयर्ड स्पेसेस हैं जहाँ पे वो लोग रहते थे, फिजिकल स्पेसेस और सिंबॉलिक स्पेसेस, क्योंकि अपर क्लास मुस्लिम्स होने जो होते हैं वो इंटरमिंगल कर पाते हैं दूसरी अपर क्लासेस और अपर कास्ट के साथ दूसरे रिलीजन्स की, और फिजिकल स्पेसेस भी उनकी ये थी कि शेयर्ड थी। वो एक ही जगह पे सब लोग रहते थे, उनके घर शायद मिले जुले होते थे, और वो फेस्टिवल्स मिलके साथ में मना लेते थे। और हम आज अगर देखें तो हमारी फिजिकल स्पेसेस इतनी ज़्यादा डिफाइन हो गई हैं कि मुसलमानों को जो है दूसरी कॉलोनीज में घर नहीं दिए जाते हैं, उनको रेंट पे नहीं दिया जाता है, वो खरीद बिल्कुल ही नहीं सकते हैं। और ये फिजिकल स्पेसेस को दो नाम दिए जाते हैं, एथनिक एनक्लेव्स और गेटोज। एथनिक एनक्लेव उन स्पेस को कहा जाएगा जहाँ पे, अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक फिलोसोफर ने चॉइस का डिफरेंस रखा है कि एथनिक एनक्लेव कौन सी जगहों को कहा जाएगा। वो ये कहते हैं कि एथनिक एनक्लेव वो जगह होगी जहाँ पे मुसलमान जो है ये डिसाइड करते हैं कि मुझे यहाँ पर रहना है अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो उनके पास प्रिविलेज है कि वो शिफ्ट कर जाएं एक सेफ जगह पे जहाँ पे उनके ऊपर अटैक ना किया जाए। गेटोज वो जगहें हैं जहाँ पर मुसलमानों को जबरदस्ती ठूसा गया है कि तुम यहाँ से बाहर निकल ही नहीं सकते हो, जो कि गरीब मुसलमानों के साथ होता है। जैसे कि गुजरात की वायलेंस के बाद जो सर्वे हुआ, तो वहाँ पे जो मुसलमान थे जिनका काम वाम वगैरह दुकानें जला दी गई, उनके घर जला दिए गए, तो उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी बजाय इसके कि वो बस जाकर गेटोज में शिफ्ट हो जाएं, जहाँ पर छोटी छोटी कोलियों में मुसलमानों ने रहना शुरू कर दिया। लेकिन ये एथनिक एनक्लेव में रहने वाली चॉइस को हम चॉइस कहेंगे या नहीं, ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चॉइस है कि या तो आप सेफ रह सकते हैं या फिर आप पे अटैक होगा, तो आई थिंक इट इज हार्डली अ चॉइस। लेकिन एथनिक एनक्लेव्स की हालत फिर भी गेटो से कुछ बेहतर होती है। अब इसी वजह से स्पेसेस जो हैं मुसलमान आइडेंटिटी में एक डिफाइनिंग फैक्टर बन गए हैं। हम कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, इससे भी ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हम किस तरह के हैं। जैसे कि अब अगर आप किसी को ये बताएंगे कि भाई मैं जामिया नगर से हूँ, तो वो आपको फौरन कैटेगराइज कर देंगे कि ठीक है ये जामिया नगर से हैं, मुसलमान हैं। वो समझ जाएंगे कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका आउटलुक क्या है। क्योंकि मैंने खुद फेस किया है इंटरव्यूज में, अगर मैं जाती हूँ तो कई बार वो मेरा एड्रेस देख कर ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते। बाकी जो मुस्लिम स्पेसेस हैं, गेटोज या एथनिक एनक्लेव्स, बल्कि ये जामिया नगर है, जाकिर नगर है, ये सारी जगह इनको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है बहुत कॉमनली। गुजरात में जो इस तरीके की जगह है, या फिर अहमदाबाद में जो इस तरीके की जगह है, उनको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, और उनको संटास का नाम दिया गया है, मतलब टॉयलेट्स। तो ये बल्कि रिकॉर्डेड सबूत है इसका, जो कि मैं रोवेना रॉबिन्सन एक सर्वेयर हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी थी गुजरात में किस तरह से सेग्रीगेटेड स्पेसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों को और मार्जिनलाइज करने के लिए। तो वो ये चीज़ें जो है नोट डाउन करती हैं कि उन जगहों को क्या क्या बुलाया जाता है, कि यहाँ पे कोई मत जाओ, यहाँ पे इस तरीके के लोग रहते हैं, वगैरह वगैरह। अब रोल ऑफ मेमोरी इन डिफाइनिंग आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी में कैसे हमारी मेमोरी फंक्शन करती है। तो मेमोरी उन वायलेंट इवेंट्स की जिनके जो हम फेस कर चुके हैं। ऑब्वियसली अगर हम कम्युनल वायलेंस से गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद हमारा आउटलुक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, हमारे ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाएगा। मैंने पर्सनली कोई कम्युनल वायलेंस फेस नहीं की है, और मुझे यकीन है कि हम में से बहुत लोग इस तरह के होंगे जिन्होंने कम्युनल वायलेंस फेस पर्सनली नहीं की। लेकिन फिर भी जो एंटी मुस्लिम वायलेंस होती है उसके बाद हमारा आउटलुक फिर भी बदल जाता है। जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड है वो अपने कपड़े और घर चेंज कर चुके थे, जो कि गुजरात में हुआ तो उन लोगों ने
जो औरतें बुर्का पहनती थी या हिजाब पहनती थी, उन्होंने हिजाब और बुर्के उतार दिए, क्योंकि वो प्रोन टू अटैक थी। उनको पता था कि अगर वो पब्लिक में दिखेंगी मुसलमान तो फौरन उन पे अटैक कर दिया जाएगा। ये भी एक लैक ऑफ प्रिविलेज है कि हम हिजाब पहनकर अपनी आइडेंटिटी असर्ट कर सकते हैं, पर हर कोई नहीं कर सकता। हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम थोड़ी फिर भी सेफ स्पेस में रहते हैं। हम अब तो खैर कोई स्पेस सेफ नहीं है, अगर हम पब्लिक में निकलेंगे तो हर स्पेस अनसेफ हो चुकी है। लेकिन फिर भी जो लोग बहुत ज़्यादा लोअर क्लास है, उनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, तो उन्होंने फिर खुद को जो है इनविजिबलाइज करना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये कि जब हम वायलेंट इवेंट से नहीं गुजरते फिर भी हम अपना आउटलुक चेंज करते हैं, और वो काम होता है पोस्ट मेमोरीज का। अब पोस्ट मेमोरी जो है फंक्शन करती है उन इंडिविजुअल्स को भी चेंज करने में जिन्होंने वायलेंस सामने से ना देखी है, या फिर जो उनके पैदा होने से पहले ही हो चुकी है। पोस्ट मेमोरी वो होती है जिनको हमने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, जो कि जनरेशन्स के थ्रू जो है कैरी की जाती है। जैसे कि पार्टीशन हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी जब पार्टीशन की कहानियां हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है, हमारे दिल को छू जाती हैं, हमें उतना ही डर लगता है, हमें लगता है ये शायद फिर से हो सकता है। हम किताबों में लिटरेचर में पढ़ते हैं। ये सारे जो इवेंट्स हैं जो कि हमने नहीं भी देखे, हमारे पैदा होने से पहले हुए, या फिर हम बहुत छोटे थे, या फिर हम मेंटली इतने कॉन्शियस नहीं थे कि हम डिसाइड कर पाए कि ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, फिर भी वो सारे इवेंट्स जो हैं एक ग्रोइंग मुस्लिम इनसिक्योरिटी की टाइमलाइन पर हम फिट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो ग्लोबल टाइमलाइन पे भी हम फिट कर सकते हैं। जो 9/11 है उसका भी असर हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा है। 9/11 में क्या हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ। तो हिंदुस्तान में पार्टीशन, उसके बाद गुजरात, और अब ये लेटेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वायलेंस हुई, इन सब को हमने एक नैरेटिव के ऊपर इम्प्लॉट कर दिया है। इम्प्लॉट करना मतलब कि हमने उसको एक नैरेटिव में फिट कर दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी एग्जिस्टेंस हिंदुस्तान में एक बहुत इनसिक्योर एग्जिस्टेंस है। और ये सेम जो टाइमलाइन है, जो कि शेयर नैरेटिव है हम सबका, इसकी वजह से हम सब जो है एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हम इक्वली इनसिक्योर महसूस करते हैं। मतलब अब हम लोग इतना ज़्यादा कनेक्टेड एक दूसरे मुसलमान से क्यों फील करते हैं, ऐसा शायद नहीं होता अगर हम एक पावर ग्रुप होते, हम मेजोरिटी में होते, तो शायद हम इतना कनेक्टेड नहीं फील कर होते जितना कनेक्टेड हम अब सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को लेकर एक दूसरे के साथ फील करते हैं। अब पोस्ट मेमोरी मुसलमानों को क्यों अफेक्ट करती है, हम क्यों उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। जो चीज़ हो गई वो हो गई, हम इसलिए ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि वो वायलेंट इवेंट जो है सिर्फ रिपीट ही नहीं किए जाते, उसी तरीके से रिपीट किए जाते हैं जैसे कि पहले हुए थे। गुजरात में जब 2002 में एंटी मुस्लिम वायलेंस हुई, तब मुसलमान औरतों को रेप किया गया। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। और मर्दों की दुकानें जला दी गई। मतलब इकोनॉमिकली मुसलमानों को वीकर करने का एक तरीका होता है, जो कि सेम हमने देखा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होता हुआ, कि दुकानें जलाई गई ताकि पैसा कमाने के जरिए पर अटैक किया जाए, मुसलमानों की जड़ें कमजोर की जाए। तो ये रेप्लिकेशन और रेपुटेशन होने के जितने चांसेस बढ़ते जाते हैं, उतना ही पोस्ट मेमोरी हमें अफेक्ट करती जाती है, क्योंकि हम उभर नहीं सकते कि ये पहले भी हुआ था, ये फिर हुआ है, और ये फिर होगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। दूसरा ये कि सिंबलिज्म जो होता है उन एक्ट्स में, गुजरात में जो हुआ था कि मुसलमान औरतों का सिर्फ रेप नहीं किया गया था, क्योंकि रेप को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उनके अगर वो प्रेग्नेंट थी तो उनके अनबॉर्न फीटस को निकाला गया था। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि बकायदा उस टाइम पर पैम्फलेट्स छप के बांटे गए थे जिसमें लिखा था कि किस तरीके से आपको अटैक करना है। तो मर्दों को आपको एक तरीके से अटैक करना है और औरतों को आपको एक तरीके से अटैक करना है। जब नारे लगाए गए थे कि कब्रों में से भी निकाल के मुसलमान औरतों का रेप किया जाए, ताकि उन्हें पता चले मुसलमानों को कि वो पल्यूट हो चुके हैं, हमने उन्हें पल्यूट कर दिया है, नापाक कर दिया है हमने। और अनबॉर्न बेबीज को मारने का मतलब ये था कि हम जो है तुम्हारी पॉपुलेशन को यहाँ बढ़ने नहीं देंगे। तो ये सिंबलिज्म है जो कि अभी भी आप लोगों का दिल दहलेगा ये सोचकर कि ये चीज रिपीट की जा सकती है, क्योंकि ये ट्रोप जो है कंटिन्यूइंग ट्रोप है, ये खत्म नहीं हुआ है, मिटा नहीं है, चलता चला आया है। मुसलमान और वायलेंस का एक बहुत गहरा रिश्ता बन चुका है पूरी दुनिया में, क्योंकि या तो मुसलमानों पे
हमले किए जा रहे हैं, वायलेंस वो फेस कर रहे हैं, या फिर उनके नाम में वायलेंस की जा रही है। और दोनों ही वजह से जो है मुसलमान इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज होते चले जा रहे हैं, उनको डीमोनाइज किया जा रहा है, उनको विलन के नजरों से देखा जा रहा है। मुस्लिम्स इंडिया में कभी भी मुसलमानों ने, लेकिन इंडिया में, अब इंडिया के बाहर पावर ग्रुप्स होंगे मुसलमानों के, लेकिन इंडिया में मुसलमानों के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो प्लान्ड वायलेंस कर सके। और स्टेट सैंक्शनड वायलेंस तो मुसलमानों ने करी ही नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते हैं। तो जो वायलेंस हिंदुओं की तरफ से होती है और जो वायलेंस मुस्लिम की तरफ से होती है, उसमें डिफरेंस ये है कि जो हिंदू वायलेंस होती है वो स्टेट सैंक्शन और ऑर्केस्ट्रेटेड होती है, एक तरीके से की जाती है, पूरे एक ऑर्डर में की जाती है। और जो मुस्लिम वायलेंस होती है वो रैंडम और डिस्पर्स्ड होती है, जिसमें कोई प्लान नहीं होता है, सिर्फ बदला लिया जाता है कि ठीक है, थोड़ा सा यहाँ इस पॉकेट में लड़ाई हो गई है, थोड़ा उस पॉकेट में लड़ाई हो गई है, और फिर खैर जो सजा दी जाती है वो भी डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। डिस्प्रोपोर्शनेट क्या, अब तो हिंदुओं को सजा दी ही नहीं जा रही है, सिर्फ मुसलमानों को ही सजा दी जा रही है उन चीजों के लिए भी जो कि हिंदूज ने की है। इंडिपेंडेंट इंडिया में एंटी मुस्लिम वायलेंस जो है वो सबसे बड़ा धक्का लगा था जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद मुसलमानों ने अपनी आइडेंटिटी को बदलना शुरू किया, उनको रियलाइज हुआ कि मैं मुसलमान आइडेंटिटी को छोड़ नहीं सकता। कई मुसलमान ऐसे थे जो कि खुद को एथीस्ट बोलते थे, लेकिन फिर भी वो शायद खुद को डिटैच कर चुके थे इस्लाम से, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो उनको डिटैच होने नहीं दे रहे थे। जैसे कि अब उमर खालिद का एग्जाम्पल हमारे सामने, वो खुद को कितना ही एथीस्ट बुला ले, लेकिन बाकी हिंदुस्तानियों की नज़र में वो एक मुसलमान ही है जिसपे उतना ही अटैक होगा। अब इंडियन मुस्लिम्स को हिंदुस्तान की इमेजिनेशन में या तो फिर बैकवर्ड माना जाता है, कि वो पैसिव ड्वेलर्स ऑफ बैकवर्डनेस है, मतलब कि अपनी बैकवर्ड एग्जिस्टेंस में ही चुपचाप जीते रहेंगे, विक्टिम्स हैं बेसिकली। और अगर वो अपने तरीके से खुद की लड़ाई को लड़ना शुरू कर देंगे तो वो एक्टिव फैनेटिक्स कहलाए जाने लगेंगे, उनको रिएक्शनरी बोला जाने लगेगा, रेडिकल कहा जाएगा, जो कि शर्जील इमाम के साथ हुआ। मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही लड़ाई लड़नी है, आपको पीसफुल तरीके से लड़ाई लड़नी है, जहां आपने जरा सी ऐसी चीज करी है किसी और को तकलीफ हो गई, तो आपकी लड़ाई जो है गलत है, उसको रद्द कर देना चाहिए। बेसिकली मुसलमान खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि उसको अपने हक की लड़ाई किस तरह लड़नी है, तो वो जब तक विक्टिम है तब तक लोग उसका साथ दे सकते हैं एक बार, लेकिन जब वो खुद खड़ा होकर अपना खुद का लीडर बनने की कोशिश करेगा तो उसको शायद लोग रिजेक्ट कर देंगे। अब मुस्लिम एक बैकवर्ड क्लास है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से साबित हो गया था कि हिंदुस्तान का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है दलित का, उनसे भी ज्यादा खस्ता हालत है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। अब ये चीज जो है दिमागों में रच बस चुकी है, और इसका फायदा ये होना चाहिए था कि उनकी बैकवर्डनेस मिटाने के लिए जो है कुछ मेजर्स लिए जाएं, बट वो हुआ नहीं, बल्कि गवर्नमेंट्स को जो है अक्यूज किया गया है कि वो जो है मुसलमानों को अपीस कर रहे हैं, जबकि अपीस किया होता तो शायद मुसलमानों की हालात कुछ बेहतर होते। और मुस्लिम्स प्रोन टू रेडिकलाइजेशन है, ये आइडेंटिटी जो है मुसलमानों की, ये जो है 9/11 के बाद जो है पूरी तरीके से हिंदुस्तान की इमेजिनेशन में रच बस गई है कि ये लोग जो है टेररिस्ट होते हैं, इस चीज़ को फैलाया गया। तो ये जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म थी जो कि 9/11 के बाद जो है पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी दुनिया में अमेरिका ने की, वो टेररिज्म के बजाय वॉर ऑन इस्लाम और मुस्लिम्स हो गई, जहाँ पे मुसलमानों को कंटिन्यूसली डिमोनाइज किया गया, विलेनाइज किया गया, शक की नज़र से हर जगह देखा जाने लगा। और 9/11 के एक साल बाद ही गुजरात में हुआ वो इतना बड़ा पोग्राम अगेंस्ट मुस्लिम्स, उससे पता चलता है कि ये जो सेंटिमेंट्स थे जो कि एक ग्लोबल लेवल पर हो रहे थे, उसका असर इंडिया में कितना गहरा था, कि लोगों ने फिर उस एंटी मुस्लिम वायलेंस को एक सोशल एक्सेप्टेंस दे दी थी कि ठीक है, ये लोग टेररिस्ट हैं तो इनको सबक सिखाना जरूरी है। कई लोग अभी भी ये कहते हैं कि ठीक है, उन लोगों को थोड़ा जो है कंट्रोल में कर लिया, वरना मुसलमान जो है बहुत ज्यादा ताकतवर खुद को समझने लगते हैं। अब यहाँ यहीं से शुरू होते हैं कौम, उम्मत और वतन के जो सवाल हैं, कि मुसलमान जो है, क्योंकि बाहर की दुनिया में मुसलमान टेररिज्म फैला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब मुसलमान दूसरे मुसलमानों के साथ रिलेट करेगा, हिंदुस्तानी मुसलमान बाहर के मुसलमानों के साथ रिलेट करेगा, तो अगर बाहर टेररिज्म फैल रहा है तो हिंदुस्तान में भी टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जा रही होगी या ऐसा कुछ, क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमान पे
इल्जाम ये है कि वो वतन के ऊपर अपनी उम्मत को रखेगा। और ये सवाल हम खुद भी अपने आप से पूछते हैं कि हमारे लिए उम्मत की ज्यादा अहमियत है या फिर हमारे वतन की ज्यादा अहमियत है। तो पहली बात तो ये कि हर बंदे की बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, और एक आइडेंटिटी को दूसरे के ऊपर रखना जरूरी नहीं है। हम एक ही वक्त में बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। तो वतन क्या है? वतन वो है जो कि एक फिजिकल बाउंड्री है, जो मैप है, जिसके बॉर्डर्स हैं, वो वतन है जो कि हमारे लिए हिंदुस्तान है। कौम वो होती है जिससे हम बहुत सारे लेवल्स पर रिलेट करते हैं, जिसको हम नेशन कहते हैं। तो हिंदुस्तान हमारे लिए नेशन इस तरीके से है कि हम हिंदुस्तानियों से रिलेट करते हैं कि हमारी लैंग्वेज सिमिलर है, हमारे खाने के तौर तरीके सिमिलर हैं, हमारे पहनने का तरीका सिमिलर है। तो हम एक हिंदुस्तानी कौम का हिस्सा है इस तरीके से कि हम उनसे रिलेट करते हैं। इसलिए नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इनको दो नेशंस बुलाया जा सकता है, लेकिन इस चीज को एंटी नेशनल कह दिया जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। एक नेशन जो है फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है। नेशन वो होता है, नेशन किसी भी चीज को कह सकते हैं हम, किसी भी कम्युनिटी ग्रुप को एक नेशन कहा जा सकता है। फिर उम्मत वो है जो कि एक यूनिवर्सल इस्लामिक ब्रदरहुड है, हम उसको उम्मत कहते हैं। अब यहाँ से जो है ये एक दूसरा सवाल ये उठता है कि इस्लाम क्योंकि हिंदुस्तान में एक फॉरेन रिलीजन है और हिंदुइज्म एक नेटिव रिलीजन है, इसलिए हिंदुओं का हक हिंदुस्तान पे ज्यादा है। और मुसलमान क्योंकि हिंदुस्तानी बॉर्डर के पार भी कनेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो दूसरे हिंदुस्तानियों को धोखा दे दे। तनवीर फजल ये कहते हैं कि कौम उम्मा और वतन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे को काटते नहीं है। ये तीनों चीजें जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेशनल है और इनके बीच में कोई हायरार्की नहीं है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि हिंदुस्तान में ये लगता है कि मुसलमान जो है दुनिया को सिर्फ दो तरीकों से देखता है, कि एक बाइपोलैरिटी में जो है दुनिया उसके लिए एग्जिस्ट करती है, कि या तो एक मुल्क जो है दर अल इस्लाम होगा जहाँ पे इस्लाम की हुकूमत है, या फिर वो दर अल हर्ब होगा जहाँ पे इस्लाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, उन देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है जो जहाँ पे इस्लाम का रूल है। और वो कहते हैं कि ये बात सच नहीं है, कि हिंदुस्तान को वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को हम दर अल अमन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जहाँ पे सेक्युलरिज्म और रिलीजियस प्लूरलिज्म है, उसको हम दर अल अमन बुला सकते हैं, जहाँ पे हर मजहब को फ्लरिश करने का पूरा हक दिया जाता है। तो अब ये थियोलॉजिकल टर्म्स में भी अगर देखा जाए, कि अगर हमारे खुद के मन में ये सवाल है कि हिंदुस्तान को हम कितनी अहमियत दें, मतलब अपने मजहब के ऊपर रखना है या फिर अहमियत देनी ही नहीं है, सिर्फ इस्लाम की लड़ाई लड़नी है, तो सैयद शहाबुद्दीन जो कि मुस्लिम मजलिस मुशव्वरात के लीडर हैं, वो कहते हैं कि वतन का कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम में भी रिकॉग्नाइज्ड है। तो हिंदुस्तान जो है दरअल इस्लाम नहीं है, वो दरअल कुफ्र भी नहीं है और दरअल हर्ब भी नहीं है, मतलब वो इस्लाम का दुश्मन भी नहीं है। उसको हम दरअल अमन, दरअल अहद और अपना वतन कह सकते हैं। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन की बात ही नहीं है। अब क्रिएशन ऑफ द मुस्लिम अदर, अब अदर हम उसको कहते हैं जो कि एक कैटेगरी क्रिएट की जाती है जिसके ऑपोजिशन में हम खुद को डिफाइन करें। तो ये जो अदर की कैटेगरी होती है, हम कोशिश करते हैं कि हम उससे डरें, उसके जैसा ना बने, और हर वो चीज करें जो कि वो अदर नहीं करता। हिंदुस्तान में मुसलमान को वो अदर बना दिया गया है। और वो क्यों बनाया गया है? क्योंकि हिंदू सेल्फ को कंसोलिडेट करना जरूरी था। तो जब तक हिंदू दो कैटेगरीज होती हैं, एक कैटेगरी अदर और दूसरे को सेल्फ बोलते हैं। तो जो यहाँ सेल्फ है वो हिंदू है और जो अदर है वो मुस्लिम है। तो हिंदू सेल्फ को ये बताया गया कि तुम क्या हो, तुम मुसलमान नहीं हो। तो तुम्हें खुद को मुसलमान बनने से रोकना है, तुम्हें कोई ऐसी चीज नहीं करनी जो कि मुसलमान जैसी लगे। और जो भी चीज एक मुसलमान कर रहा है वो गलत है, बुरी है, उससे डरना जरूरी है, उससे नफरत करनी जरूरी है। ये अदर का कॉन्सेप्ट है। और जो अब नेशनलिज्म की डेफिनेशन जो लगातार चेंज हो रही है कि हमें जय माता दी कहना जरूरी है वरना आप हिंदुस्तानी नहीं है, तो अब तो श्रिंक होते होते ये हो गया है कि अगर आप हिंदू नहीं है तो आप सच्चे हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते हैं।
तो धीरे धीरे जो है मुसलमानों को कंटिन्यूसली एलियनेट कर दिया गया है, इससे अलग कर दिया गया है कि हम नेशनलिज्म की कैटेगरी में खुद को फिट ही नहीं कर सकते, हम पे एक आउटसाइडर का टैग लगा दिया गया है ये, क्योंकि हम ये सब नहीं कर सकते तो हम हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते। अब ये डेफिनेशंस कौन डिसाइड कर रहा है? ये वो हिंदू सेल्फ ही डेफिनेशंस डिसाइड कर रहा है कि हिंदुस्तानी नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या है। ये हिंदुत्व का जो नैरेटिव है, ये नेशनलिज्म, हिंदू राष्ट्र और मुगल रूल को जो है एक साथ बांधने की कोशिश करता है कि अगर आप नेशनलिस्ट हैं तो आप हिंदू राष्ट्र की डिमांड करेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे, आप मुगलों ने जो हम हिंदुस्तान पर हुकूमत करी उसका बदला लेंगे। अगर आप उसका बदला नहीं लेते तो आप पूरी तरीके से नेशनलिस्ट नहीं हैं और आपको वो वापस लेना है जो कि जिस पर हिंदुओं का हक है, तो जो जो चीज़ पे मुसलमानों का नाम है उसको मिटाना है या फिर छीनना है, जो भी है आपको बदला लेकर अपनी चीज़ें वापस लेनी है। तो वो बदला किससे लेंगे? जो हम हैं, मुसलमान जो रह गए हिंदुस्तान में, उनसे बदला लिया जाएगा। अब अदर बनाने की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और वहाँ पे इलेक्शन लड़े जाते हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए जो है ये एंजाइटी क्रिएट करी गई। सईद नकवी कहते हैं कि मुस्लिम थ्रेट क्रिएट किया गया कि मुसलमानों से डरने की ज़रूरत है, कि अगर आपको किसी चीज़ से डराया नहीं जाएगा तो सरकार क्या वादा करेगी आपसे कि वो आपको किससे बचा रही है। तो मुसलमान थ्रेट क्रिएट किया गया। और हिंदू सोसाइटी एक कास्ट रिडन सोसाइटी है जिसके अंदर खुद बहुत ज़्यादा डिविजन्स हैं। उन सबको एक साथ लाने का सिर्फ एक ये तरीका था कि उनको मुसलमानों के ऑपोजिशन में रख दिया जाए। अब हम मुस्लिम वुमन की बात करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि टाइम वेस्ट हो, अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं टाइम अपना क्रॉस कर दूंगी। खैर, तो मुस्लिम वुमन, जब मैंने रिसर्च करी तो मैंने ये देखा कि जो मुसलमान औरतें थी उनके पास पॉलिटिकल अवेयरनेस या तो बहुत कम थी या फिर थी नहीं। जिससे क्या हो रहा था कि जब उनसे पूछा जा रहा था कि ये जब अटैक हुए गुजरात में या फिर मुंबई में जहाँ पर भी, तो उसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो नैरेटिव को बहुत ज्यादा डोमेस्टिकेट कर रही थी, मतलब कि अपने घर तक उसको महदूद कर रही थी। बेसिकली उनको वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ये जो अटैक उन पे हुआ है वो एक लार्जर एंटी मुस्लिम प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है। वो उसको एक ओवर आर्चिंग नैरेटिव में देख ही नहीं पा रही थी। उनको लग रहा था कि ये अटैक उन पर हुआ है, ये अवॉइड भी किया जा सकता था। उनको लग रहा था कि उन पर अटैक हुआ है, उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी पर नहीं, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अटैक मुसलमान आइडेंटिटी के ऊपर हो रहा है। अब हमारे लिए जरूरी ये है कि हम अपना ऑपरेशन जो है एक लार्जर नैरेटिव ऑफ ग्लोबल प्रोसिक्यूशन पे प्लॉट करके देखें, क्योंकि कई सारे जो हमारे फिलोसफर्स गुजरे हैं, बल्कि अब हम खुद भी अक्सर ये बातें करते हैं कि ठीक है मुसलमानों पे जुल्म तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से होता आया है, तो हम वहां से इंस्पिरेशन लेते हैं कि उस वक्त कैसे इसके खिलाफ मुसलमानों ने लड़ाई करी, किस तरह मुस्लिम लिबरेशन की बात हम कर सकते हैं। जब तक हम ये देखेंगे ही नहीं कि ये सब मुस्लिम प्रोसिक्यूशन कनेक्टेड है, हम जो है खुद को प्लेस ही नहीं कर पाएंगे एक सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। अपनी पोजीशन हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे अगर हम सिर्फ उसको देखेंगे कि ये अटैक सिर्फ मुझ पे हुआ है, मैं इससे बच सकती थी और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा नहीं है, आप उससे बच भी गए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि एंटी मुस्लिम वायलेंस जो है कंटिन्यूइंग फिनोमेना है जो कि खत्म नहीं हो सकता। मर्द और औरतों के अकाउंट जो है सर्वे में बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से बाहर है, क्योंकि मर्द जब भी बात कर रहे थे गुजरात में तो वो कह रहे थे कि पिछले साल ही 9/11 हुआ और जो नफरतें जो उस टाइम पर भड़काई गई थी 9/11 के बाद, जो हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाने लगा, टेररिस्ट बुलाया जाने लगा, उसकी वजह से जो एंटी मुस्लिम वायलेंस को एक सोशल एक्सेप्टेंस मिला है, ये इतनी बड़ी बड़े लेवल पर गुजरात में जो दंगे हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी मुसलमानों के खिलाफ नफरत जो है भड़काई जा चुकी थी। तो ये अवॉइड नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी सबके दिमाग में ये है कि ये लोग जो है वायलेंट है और इनसे बदला लेना जरूरी है, इनको औकात में रखना जरूरी है। और औरतें ये चीज को नहीं देख पा रही थी, वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि एक ग्लोबल लेवल पर भी इस्लामोफोबिया चल रहा है। अब तो मुसलमान औरतों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर हमें चाहिए कि पॉलिटिकल अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़े, हम उसको इस्लाम से भी लिंक करें और ग्लोबल प्रोसिक्यूशन से भी लिंक करें, सारी चीज़ों को एक साथ रख के देखें
ताकि हम डिसाइड कर पाए कि किस तरह हमें अपनी लिबरेशन के लिए लड़ाई करनी है, हमें कौन सा रास्ता चूज करना है। अब हिंदुस्तान की इमेजिनेशन में मुस्लिम वुमेन को बाहर की तरफ से देखा जाता है, ऐसे कि जैसे एक कमरे में वो बंद है और वो की होल में से झांक कर देख रहे हैं कि ये औरत ओप्रेस्ड है, इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ये बात नहीं कर सकती, कि ये क्या कहना चाहती है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो कोई सुनना नहीं चाहते या सुन नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान औरत को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है या वो बोल नहीं रही है। हिजाब और बुर्का जो है उसको हाइपर विजिबल कर देता है, लेकिन दूसरी ही तरफ जो है उसको इनविजिबलाइज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये सिर्फ एक ढोंग है कि हम इनको जो है मुसलमान औरत को लिबरेट करना चाहते हैं, तो हम इनके ऊपर से हम बुर्का हटाना चाहते हैं। अब बुर्का पहनना ना पहनना हर औरत का अपना निजी मामला है, लेकिन जब दूसरी कौम के लोग जो कि हिंदूज हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम जो है इनको लिबरेट करना चाहते हैं, तो उनका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि मुसलमान औरत को लिबरेट कर दें। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान औरत एज अ मुसलमान औरत पब्लिक में नजर आए। तो जो मार्कर्स ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी हैं उनको परपेचुअली हाइड करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि फ्रांस में भी हिजाब पे बैन लगा, उसका असर हम पे भी यहाँ पड़ता है। जब दुनिया में कहीं पर भी मुसलमान औरत को बुर्का पहनने की वजह से या हिजाब पहनने की वजह से डीमोनाइज किया जाता है, तो हमें खुद को उससे कनेक्ट करके देखने की जरूरत है, क्योंकि वो जो सेंटिमेंट्स वहां पे उठाए जा रहे हैं वो सेम सेंटिमेंट्स ट्रैवल करके यहाँ पर भी आएंगे, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। फिर जो हिंदुस्तान में फिल्में बनाई गई हैं उसमें मुसलमान औरत को स्पेशली बुरखे में दिखाया गया है जब वो तवायफ होती थी। तो वो कोर्टिजान है, तवायफ है, बाकायदा बुरखा पहन के निकलती नहीं घर से बाहर, और अपने जहाँ पे वो रहती है उससे बाहर, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर वो सबसे ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स थी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर थी। तो ये जो मुसलमान औरत की सेक्सुअलिटी है ये भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है, फीमेल मुस्लिम बॉडी का कॉन्सेप्ट। तो फीमेल सेक्सुअलिटी और फर्टिलिटी जो है उसकी अदराइजेशन के भी सेंटर में है, क्योंकि जो हिंदुत्व नैरेटिव है वो जो है इस चीज को बहुत इस्तेमाल करता है कि एक मुसलमान औरत जो है अपनी फर्टिलिटी से क्या कर रही है। हिंदुत्व नैरेटिव ये कहता है कि मुसलमान औरत जो है हाइपर फर्टाइल है, मतलब वो बहुत बच्चों को पैदा कर सकती है, और इस वजह से जो है मुसलमान कम्युनिटी ये कोशिश करती है कि वो अपनी माइनॉरिटी को मेजोरिटी में तब्दील कर दे। तो सेक्सुअलिटी से मुसलमान औरत की नहीं, मुसलमान मर्द की विरिलिटी और सेक्सुअलिटी को भी एक थ्रेट की तरह देखा जाता है। जैसे कि हम ये सुनने में आता है कि चेक करने के लिए मुसलमान मर्दों का सर्कमसिजन चेक किया जाता है, जब जब भी कोई कहीं एंटी मुस्लिम वायलेंस होती है और उनको वहां पर अटैक किया जाता है और मुसलमान औरतों का रेप किया जाता है, ये दिखाने के लिए कि तुम पर हमारा हक है और तुम मुसलमान बच्चे नहीं पैदा करोगी, तुम अगर पैदा करोगी तो तुम हिंदू बच्चे पैदा करो। तो हिंदू को दिव्येश आनंद ये कहते हैं कि जो हिंदू है वो ओवर पॉपुलेटिंग मुसलमान से, मुस्लिम टेररिस्ट से भी ज्यादा डरता है। तो उसको ये डर नहीं है कि मुसलमान जो है टेररिस्ट है हिंदुस्तान में, उसको ये डर है कि मुसलमान हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो अनपढ़ जाहिल है और वो इतने बच्चे पैदा कर लेगा कि ये लोग जो है माइनॉरिटी से मेजोरिटी बन जाएंगे। और इसी वजह से मुस्लिम बॉडीज को कम्युनल वायलेंस में अटैक किया जाता है, मुसलमान बॉडी को जो है एक स्पेक्टिकल बनाया जाता है कि किस किस तरह इसके ऊपर हम अटैक करेंगे। उसको एक इंडिविजुअल एज अ पर्सन नहीं देखा जाता, एज अ बॉडी देखा जाता है। तनिका सरकार बात करती हैं जब गुजरात के बारे में, वो लिखती है तो वो कहती हैं कि रेप को पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, जो कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि पैम्फलेट्स बाकायदा छापे गए थे कि मुसलमान औरत पे किस तरह अटैक करना है, मुसलमान आदमी पे किस तरह अटैक करना है, उनकी दाढ़ी टोपी पर किस तरह अटैक करना है। तो ये एक बॉडी के ऊपर अटैक है, जो कि बॉडी एक ऐसी एल्यूसिव अदर बॉडी है जो कि जिसके खिलाफ डर भड़काया जा रहा है, नफरत फुलगाई जा रही है कि इस बॉडी से भी आपको नफरत करनी है। इनफैक्ट ये लव जिहाद का जो नैरेटिव है वो भी इस सेम आइडिया से ही उभर कर आता है कि मुसलमान मर्दों को जो है तैयार किया जा रहा है औरत को सेटिस्फाई करने के लिए। इसीलिए हिंदू औरतों को जो वो आ, मतलब पटा पा रहे हैं बेसिकली और अपना बना पा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेंड है ये करने में, और हिंदू औरत को मुसलमान बना के फिर मुसलमान बच्चों को पैदा करेंगे।
अब ये जो रीसेंट प्रोटेस्ट हुए थे शाहीन बाग वगैरह में, यहाँ पे मुसलमान औरत और जामिया में मुसलमान औरत जो है एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन सामने आई, और नॉट जस्ट एज अ बॉडी, मतलब उसने अपनी बॉडी को पीछे करके अपनी इंडिविजुअलिटी को आगे रखा, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश ये की गई कि उसको जो है बॉडी पे रिड्यूस किया जाए। जब ये कहा गया कि शाहीन बाग की औरतें जो है 500 रुपए लेकर बैठ रही हैं, तो उसका इंसिनुएशन सिर्फ ये था कि वो जो है सेक्स के बदले में पैसे ले रही हैं। जब सफूरा जरगार जेल में थी और उनकी प्रेगनेंसी की खबर बाहर फैली, तो ये कहा गया कि शाहीन बाग में यही सब हो रहा था। मतलब हिंदुस्तान मर्द और औरत को सेक्सुअल बॉडीज के लेवल पर रिड्यूस करने की पुरजोर कोशिश इन लोगों ने की। तो ये सब जब आइडियाज हम समझेंगे और इसको सब जब हम इंटरकनेक्ट करेंगे, तभी हम खुद की पोजीशन को डिसाइड और डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद बल्कि मैं चाहूंगी कि हम सब लोग बैठकर सोचें कि हमारी पोजीशन हमारी नजरों में फिलहाल क्या है, फिर हम समझ पाएंगे कि दूसरों की नजरों में हमारी पोजीशन क्या है। थैंक यू, और मेरा हो गया है। शुक्रिया बहुत बहुत।